नेक्स्ट टॉपिक है कॉफ। तो बहुत कॉमन सी बीमारी हम लोग देखते हैं जो देखने को मिलती है, खांसी। और हम देखते हैं खांसी के जो टाइप्स हैं, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, सूखी खांसी, गीली खांसी। ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग पूछते हैं कि खांसी सूखी खांसी है या फिर बलगम निकलता है। तो ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके बेसिस पे जो हम देखते हैं कि हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो बदल जाता है। तो हम देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं दवाई भी है लेकिन फिर भी खांसी ठीक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सही नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि लास्ट टाइम मुझे खांसी हुई थी तो डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी थी, तो मैंने वही दवाई ले ली, अभी भी खांसी हुई। बट पता चला लास्ट टाइम उसको सूखी खांसी थी, अभी जो है वो बलगम वाली खांसी हो गई है। उल्टा उसकी खांसी और बढ़ गई, है ना। सो हम देखेंगे ड्रग ऑफ चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉफ। तो स्पेशली हम लोग देखते हैं खांसी आती क्यों है। वैसे तो हम देखते हैं ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का। हमारी बॉडी क्या करती है कि जैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ इरिटेंट आ जाए, तो ये इरिटेंट को तुरंत सेंसेशन, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ इरिटेंट अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, तो जो थ्रोट, रेस्पिरेटरी पैसेज के और फिर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है लंग्स के, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। और वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट होके हम देखेंगे वो जो अपना सेंसरी रिसेप्टर जो है वो मैसेज जो है वो कैरी करेंगे वेगस नर्व के साथ। तो वेगस नर्व कहाँ पहुंचेंगी, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन स्टेम में पहुंचेगी, मतलब एट द लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को पहुंचेंगी। और वहां से हम देखेंगे जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करके फिर हम देखेंगे मोटर न्यूरॉन को जो है इंफॉर्मेशन भेजी जाएंगी। और वो क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन सिग्नल सेंड करेगा रेस्पिरेटरी मसल्स को। और उसके कारण फिर हम देखेंगे क्या होगा, तो उसके कारण हम देखेंगे हमें मसल एक्टिवेट होंगे, डायफ्राम के, इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल, लैरेंजियल मसल। हम बोलते हैं ना, खास खास के पेट दुख रहा है ना। इतनी खांसी है कि पेट में दर्द हो रहा है। वाई पेट में दर्द हो रहा है? बिकॉज एब्डोमिनल मसल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। तो हम देखते हैं गला दुख रहा है खांसी कर करके, लैरिंजियल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या देखने को मिलता है कफ फेज में, हम देखेंगे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके कारण हम देखते हैं चेस्ट की कैविटी जो है वो एक्सपांड होती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो लंग्स में आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्रेशन फेज जो होती है, ये होगी इंस्पिरेशन फेज। कॉम्प्रेशन फेज में हम देखेंगे वोकल वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाते हैं, एक्सपायरेटिव मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। और फिर एक्सपायरेशन, तो जोर जोर से खांस रहे हैं, है ना। और खांसी के साथ साथ कभी कभी हवा के साथ साथ हम देखते हैं बलगम भी निकल के आता है। जो भी इरिटेंट है, जो भी अटका हुआ था जिसके कारण हमें खांसी आ रही थी, वो भी निकल के आता है। इस तरीके से हम देखते हैं कफ का मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी इरिटेंट, जो भी इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर में हमें कफ जो है, कफ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कफ है क्या, तो इट मे बी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी हम क्या देखेंगे कि विथ एक्सपेक्टोरेंट। देखिए आपको बलगम वाली खांसी दैट इज प्रोडक्टिव कफ, और सूखी खांसी है दैट इज नॉन प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो हम लोग मेडिसिन देते हुए भी ऐसे ही देंगे, बहुत सारा बलगम जमा हुआ है, उस बलगम को बाहर निकालना जरूरी होता है।
बिकॉज वही है जो आपके रास्ते की रुकावट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम देखते हैं कि बलगम जमा हुआ है, तो जो सिक्रीशंस है वो सिक्रीशंस जमा हुए हैं। उन सिक्रीशंस के कारण हम देखते हैं एयरवेज में क्या हो रहा है, डिस्टरबेंसेस हो रहा है, जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट क्या करेगा, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी बलगम जमा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम ये करेगा। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या है, दीज आर द ड्रग्स विच इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग। तो ये क्या करता है, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को बढ़ाता है और उसको कफिंग के थ्रू शरीर से बाहर निकालेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी ड्राई पैसेज है, ठीक है, एयर की वजह से कंटिन्यूअस एयर फ्लो जो होता है उसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ड्राई होता है बार बार। तो म्यूकस सिक्रीशन के कारण वो क्या करते हैं, हम उसको मॉइस्ट रखने का काम करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है, तो हम देखेंगे सोडियम पोटेशियम साइट्रेट एंड एसिटेट हम लोग देते हैं। वासा का बहुत अच्छा सिरप है, जो हमारा वासा मतलब अडुल्सा, अडुल्सा कंपाउंड करके या फिर वासा का सिरप करके आता है, और 2 to 4 ml दे सकते हैं 3 बार। नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड 50 to 200 mg TDS। गुआफेंसिन सिरप जो है वो बहुत यूज होता है एक्सपेक्टोरेंट के केस में। गुआफेंसिन कंटेंट आपने जिस भी कफ सिरप पे देखा वो ध्यान रखना, वो है एक्सपेक्टोरेंट का काम, बलगम वाली खांसी में आपने देना है। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक। अभी आप देखेंगे कि पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि बहुत खांसी आती है, बहुत खांसी आती है, और बहुत खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम बाहर निकलता है, बहुत चिपचिपा हो गया है बलगम। तो क्या देखने को मिलेगा हमें, तो हमें वहां पे बहुत चिपचिपा हुआ है, तो हमें वहां पे म्यूकोलाइटिक देने होते हैं। दीज आर द ड्रग विच ब्रेक द टिनाशियस sputum and decrease the viscosity of the sputum, which helps in easy expectoration used in productive कफ। हम देखते हैं जो गाढ़ा हो गया है कफ, हम देखते हैं, हम बोलते हैं बहुत गाढ़ा बलगम हो गया है, तो उसको हम क्या करते हैं सिंपल भाषा में पतला बनाने की दवाई यानी म्यूकोलाइटिक। तो ये क्या करेगा, जो टेनेशियस स्पूटम है उसको ब्रेक करेगा और उसकी विस्कोसिटी को कम करेगा, सो एज वो इजीली बाहर निकल आए। ठीक है, तो उसमें है ब्रोमोहेक्सेन है, एसिटिलसिस्टीन है। तो ब्रोमोहेक्सेन हम देखते हैं, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कलॉइड वैक्सीन फ्रॉम द प्लांट ऑफ वासाका। ठीक है, जो हमारा अडुल्सा वासा प्लांट से ये पोटेंट म्यूकोलाइटिक है। तो जो भी म्यूकस प्लग बीच में फंसा हुआ है उसके कारण आपको बार बार खांसी आ रही है, वो अगर एक बार निकल जाए, हम देखते हैं कि जैसे ही वो बलगम निकल जाए थोड़ी राहत होती है। नहीं तो कंटिन्यूअस खांसी हमें देखने को मिलती है। तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं राइनोरिया, लैक्रामेशन, सिक्रीशन बढ़ा रहा है ना ये, तो हो सकता है नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाए, आंखों से पानी बहना स्टार्ट हो जाए, ये आपको देखने को मिलेगा। डोज 8 mg TDS दे सकते हैं बच्चों में। 1 से 5 साल का अगर है तो बच्चों के डोजेज अलग होते हैं, ध्यान रखना हमेशा, पेडियाट्रिक डोजेज अलग होते हैं। तो अगर हम लोग अडल्ट में 10 ml दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू एज हमें चिल्ड्रन में 2.5 ml 5 ml ऐसा डोजेस देने होते हैं अकॉर्डिंग टू उसका वेट, अकॉर्डिंग टू एज। नेक्स्ट हम देखेंगे एसिटिलसिस्टीन, बहुत कॉमनली यूज होता है। आप एसिटिलसिस्टीन का नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं। कंटिन्यूअस खांसी अगर आ रही है तो नेक का हम लोग देखते हैं, नेक की टैबलेट भी देते हैं। ठीक है, नेक का इंफ्यूजन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं, नेक का नेबुलाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग आईसीयू का, क्योंकि आईसीयू एक्वायर्ड निमोनिया या फिर जो भी पेशेंट बेड रिडन होते हैं उनमें ज्यादातर चांसेस होते हैं ऐसा डिसीजेस डेवलप होने के। सो एसिटिलसिस्टीन बहुत कॉमनली यूज होने वाला ड्रग, जो नैक के नाम से जाना जाता है, नैक इंजेक्शन, नैक टैबलेट, नैक। ठीक है,
नेक का जो हम लोग नेबुलाइजेशन देते हैं बहुत कॉमनली यूज होता है। एसिटिलसिस्टीन ध्यान रखना, कंटेंट इज एसिटिलसिस्टीन। नेक, it acts by opening disulfide bonds of mucoprotein present in sputum। तो sputum क्या है, एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, उसमें से ये क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करता है। इसके कारण अभी स्पूटम जो है वो लेस विसिड रह जाता है, मतलब वो पतला होने लगता है। तो जैसे हम कहते हैं कि इट हैज टू बी डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो हम लोग नेबुलाइजेशन के थ्रू डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको एसिटिलसिस्टीन को देते हैं। 200 mg per ml solution by nebulization or instillation to ट्रकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रकियोस्टोमी ट्यूब जो स्पेशली हम लोग देखते हैं वेंटिलेटर पे पेशेंट है, उनमें ये चांसेस होते हैं म्यूकस प्लग जमा होने के। इंट्यूबेटेड पेशेंट है, ट्रकियोस्टोमी हुआ है ना, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो ऐसे में वहां पे हमें ये एसिटिलसिस्टीन का जो है नेबुलाइजेशन लेना होता है। नेक्स्ट है एंटी टस्यू, जो हम लोग कहते हैं सूखी खांसी है ना, कंटिन्यूअस कॉफिंग 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 कंटिन्यूअस, तो हम देखते हैं ये ड्रग जो है वो सीएनएस पे काम करते हैं। क्या करते हैं, कपिंग सेंटर को सप्रेस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो स्टिमुलेट होगा किसी भी कारण, किसी भी स्टिमुलेंट के कारण वो स्टिमुलेट अगर होता है, तो हम देखते हैं क्या होता है, वहां पे हमें कंटिन्यूअस खांसी देखने को मिलती है। और उसके कारण हम देखते हैं and rise its threshold or may act on respiratory tract to reduce its secretions। और क्या देखने को मिलेगा, एंटीटसिव की एक्शन देखो ऐसी है कि सिक्रीशन को कम करती है, और जो हमारे सेंटर्स है उसको भी क्या करती है, सेंटर्स को बंद करती है, सब बंद इन द सेंस सप्रेस करती है। तो कोडेन जो कि अभी बंद हो गई है ना, बहुत पहले बहुत कोडेन सिरप जो आती थी, ये मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, लोग खांसी कम नशे के लिए ज्यादा यूज करने लगे थे। It is more selective for cough centers and on administration effect for 6 hours। तो 6 घंटे तक इसका असर हमें देखने को मिलता था। 50 to 30 mg TDS में देते थे, छोटे बच्चों में 7.5 mg। उसके बाद है नॉन ओपियोइड्स। नॉन ओपियोइड्स में हम देखेंगे नेस्कोपाइन, ओपियम एल्कलॉइड है जो कि कफ सेंटर को सप्रेस करेगा, बट ये नॉन नार्कोटिक है, इसका नशा नहीं करते लोग, इसकी आदत नहीं होती। जैसे कुछ लोगों को आदत हो जाती है फिर ये खांसी की दवाई पीने की, कुछ भी नहीं हुआ खांसी की दवाई पी लो, खांसी की दवाई पी लो, वो लोग नशेड़े हो जाते हैं फिर, है ना, नशा लत लग जाती है उनको, वो दवाई पी पी के। तो वो काइंड ऑफ हम देखते हैं नार्कोटिक्स में आता है। तो ये नॉन नार्कोटिक्स हम लोग देंगे, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि खांसी की दवाई पीने के बाद सो जाते, फील बेटर, है ना, तो वो तो रिलीफ के लिए सुलाते पेशेंट को, लेकिन फिर उसका साइड इफेक्ट भी चालू मतलब मिस यूज भी चालू होता है। इट हैज नियरली इक्वल एक्शन एज दैट ऑफ कोडेन, नॉन ओपियोइड्स की, नेस्कोपाइन, बट कॉमनली यूज जो है वो है एंटीटसिव डेक्सोमेथासोन। ठीक है, डेक्सोमेथासोन हम देखते हैं डी आइसोमर कंपाउंड, synthetic compound, its D isomer has anti-tussive action and L isomers have analgesic activity। तो डेक्सोमेथासोन जो हम लोग यूज करते हैं वो कॉन्स्टिपेशन नहीं कराता है, ये उसका अच्छा यूज है। ठीक है, मतलब एडवांटेज है कि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं कराता, अनलाइक कोडेन। नेक्स्ट हम देखेंगे कितना देंगे, 30 mg पर 5 ml सिरप, मतलब approx हम लोग देखते हैं 5 ml TDS के हिसाब से या फिर 7 ml TDS में, इस तरीके से हम लोग पेशेंट को देते हैं, कभी कभी 10 ml भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज और ओवरऑल कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन ड्रग। अभी एंटी हिस्टामिन ड्रग हम देखते हैं
किसी एलर्जन के कारण आपको बार बार इरिटेशन हो रहा है और उसके कारण खांसी आ रही है, ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन ड्रग हम देखते हैं मीन H1 blockers have conventionally added to antitussive and expectorant formulation। तो नावडे हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के इशू किसी ना किसी एलर्जन की वजह से, किसी ना किसी एलर्जी की वजह से होते हैं, तो ऑलरेडी एंटीहिस्टामिन भी ऐड कर देते हैं। दे अफोर्ड रिलीफ इन कफ ड्यू टू देयर सीडेटिव एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। तो पेशेंट सुस्त हो जाता है, उसको फील बेटर होता है, नहीं तो कंटिन्यूअस खांस खांस के पूरा पेट में दर्द, छाती में दर्द, गले में दर्द, तो ये क्या करेगा, सुला देगा उसको। बट दे लैक इन सिलेक्टिविटी फॉर कफ सेंटर, ठीक है, तो वो CNS डिफरेंट है ना, स्पेसिफिक हम देखते हैं मेडुला के कॉपिंग सेंटर को सप्रेस नहीं करते, वो पूरे CNS को ही सप्रेस कर देते हैं और पेशेंट सो जाता है। ये इसका हम देखेंगे, इसका थोड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेगा। तो स्पेशली हम देखते हैं जब भी एलर्जी के कारण कफिंग हो रही है, वहां पे आप ये एंटीहिस्टामिन ड्रग जो है यूज कर सकते हैं। तो डायफिन हाइड्रिन, जैसे बेनाड्रिल सिरप आती है, बेनाड्रिल सिरप बहुत फेमस नाम है बेनाड्रिल, तो यू कैन गिव दैट। कुछ कॉमन ब्रांड्स है जो हम लोग यूज करते हैं सूखी खांसी, गीली खांसी, उसमें मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस आपको डिसाइड करना है आपको आपके कफ सिरप में क्या चाहिए, एक्सपेक्टोरेंट चाहिए, म्यूकोलाइट्स चाहिए, एंटीटसिव चाहिए, व्हाट यू वांट, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग देखते हैं जब प्रोडक्टिव कफ होता है, प्रोडक्टिव कफ है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपेक्टोरेंट डालना पड़ेगा, वहां पे म्यूकोलाइट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में यूएलसी जहाँ पे प्रोडक्टिव कफ है, क्या देखने को मिलेगा हमें, जहाँ कहीं पर भी हम देखते हैं प्रोडक्टिव कफ है, तो प्रोडक्टिव कफ के केस में यूएलसी कि आपको वहां पे एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिक डालने ही होंगे, तभी जाके हम देखते हैं आपको तो खांसी जो है वो कम होगी। तो मोस्टली जो हम देखेंगे एस्कोरिल LS या फिर ग्लिलिंटस L, ये जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्टिव कफ में। और जब सूखी खांसी, ड्राई कॉफ होता है, तो हम लोग देखते हैं एस्कोरिल D, ग्लिलिंटस D, जहाँ पे हमने देखा कि डेक्सोमेथासोन है, मतलब जो स्पेसिफिकली हमने देखा क्या करते हैं डेक्सोमेथासोन, तो जो कफिंग सेंटर है उसको सप्रेस करता है, तो वो मस्ट रहेगा जब whenever you are having सूखी खांसी, तो डेक्सोमेथासोन इज मस्ट कंटेंट, ये मस्ट होना चाहिए आपके कफ सिरप में, ठीक है। दिस इज अबाउट कफ, उसमें हमने देखा एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक और एंटीटसिव।